गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हरियाणा जीके का जिलेवार परिचय हम लोगों को लगभग 8-10 दिन हो गए। हरियाणा थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आने लगा होगा। मैप आज फिर आपके सामने है। जब तब मौका मिले मैप को देखते चलना चाहिए, क्योंकि मैप से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ जाती है। मैं खुद भी पढ़ाने से पहले लगभग रोज कई बार मैप को अपनी नजरों में से निकाल लेती हूँ, ताकि चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाई जा सके। ये आपके लिए भी जरूरी है। कोई भी चीज अगर हम मैप से पढ़ते हैं ना, तो वो कंपैरेटिवली आसान हो जाती है, वो लंबे टाइम तक हमें याद रहती है। और ये तो ऐसा टॉपिक है कि आपने बचपन में कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, ये बिल्कुल नया है, तो इसलिए इसको ज्यादा डिटेल से समझने और पढ़ने की जरूरत है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा में 22 जिले हैं। इसके 22 जिलों को अलग अलग मंडलों में डिवाइड किया गया है। 6 मंडल हैं, घर, KF, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। और कोई हमसे पूछे कि हरियाणा की लोकेशन कैसी कैसी है, तो हम कहेंगे ये प्राकृतिक 2 नदियों के और 2 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक बहुत उपजाऊ फर्टाइल लैंड एरिया है। 2 नदियां कौन कौन सी? यूपी की बाउंड्री पर बहने वाली, यूपी और हरियाणा को नेचुरल तरीके से डिवाइड करने वाली आपकी यमुना रिवर, और हरियाणा को क्रॉस करते करते फाइनली पंजाब तक जो निकल जाती है आपकी घग्गर नदी, जिसको शायद पुराने टाइम में ऐसा आइडिया है कि यही सरस्वती हुआ करती थी। अब हम हरियाणा वाले मानते हैं कि सरस्वती आज भी छुटपुट अवस्था में बह रही है, और जो यमुना नगर की सोम्ब नदी है, जो आदि बद्री के पास पाई जाती है, जिसके चैनल कहीं कहीं पर है, उसको हमारी ये मान्यता है कि शायद वो पुरानी सरस्वती के ही चैनल्स हैं। उसके लिए हमने एक बोर्ड भी गठित किया था, और 2013 में मुगलावली गांव में सरस्वती वैदिक काल की सबसे बेहतरीन नदी तमाका, जिसको उपाधि दी गई और कहा गया नदियों की सबसे श्रेष्ठ नदी, वो हरियाणा में बहा करती थी। तो ये इन दोनों नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका। और अगर पहाड़ियों की बात करें, तो आपके जो ये उत्तर पूर्व की तरफ पहाड़ियां हैं आपकी, कौन सी पहाड़ियां? ये अपना शिवालिक रीजन, जिसमें कि अपनी मोरनी हिल्स आती हैं, करोह की चोटी आती है। और अगर दक्षिण की बात करें, साउथ की बात करें, तो आपकी अरावली की अवशिष्ट पर्वत पहाड़ियां कह लीजिए, पर्वत कहना तो ठीक भी नहीं क्योंकि हाइट बहुत कम है, और वहां तो इतना भी नहीं है कि भाई घना जंगल ही कह सके। शिवालिक में तो फिर भी जंगल है। जैसे पंचकुला में एक बड़ा प्रतिशत था, पंचकुला के टोटल एरिया का 33% हिस्सा लगभग पेड़ों से भरा हुआ है। लेकिन साउथ की तरफ जो आपकी पहाड़ियां हैं, बची खुची अवशिष्ट पहाड़ियां, जहां ढोसी पहाड़ी भी स्थित है, 652 मीटर ऊंची, जिसपे बैठ के कभी कहते हैं 7000 साल तक तपस्या की थी महर्षि च्यवन ने, और उन्होंने ही च्यवनप्राश बनाया था। ये आपके महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो हरियाणा की लोकेशन अब आपकी समझ में आ गई होगी। हरियाणा के 22 जिले भी आपको अच्छी तरह याद हैं, जिनमें सबसे ऊपर 4 जिले हैं। सबसे ऊपर पंचकुला, उसके थोड़ा सा साइड में अंबाला, फिर उसके भी साइड में यमुनानगर, और अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला के नीचे की तरफ पड़ता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के 2 पैरों की तरह है कैथल और करनाल। करनाल की पट्टी में आओगे तो करनाल, पानीपत ये आ गया, उसके नीचे फिर सोनीपत। पहले कैथल, करनाल और पानीपत, ये एक पट्टी हो गई। फिर इधर जाएं तो बहुत बड़ी, जैसे मैप में ही देख लेते हैं, हम टाइम क्यों अपना वेस्ट करें, ताकि हमें चीजें पूरी वापस क्लियर हो। इसको जितना देखोगे उतना ज्यादा समझ बढ़ेगी हरियाणा की। देखो ये है आपका पंचकुला। पंचकुला के नीचे ये रेड जो देख रहे हैं आप, ये अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। पंचकुला आपकी पहले ऐसा था कि शायद राजधानी बनाएंगे, लेकिन फिर हमने एज इट इज 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब से अलग हुआ, यूटी बना, उसी को अपनी राजधानी रखा। और हम क्यों छोड़े उस अच्छे खासे द सिटी ब्यूटीफुल को, चंडीगढ़ को। वैसे अगर चंडीगढ़ किसी कारण से हमें ना मिल पाता राजधानी के तौर पे, तो फिर पंचकुला को हमने विकसित कर लिया था इस तरीके से कि ये हमारी राजधानी कहलाने के लायक बने। बहुत सुंदर शहर है पंचकुला भी। पंचकुला आपके हरियाणा के सिर्फ अंबाला को टच करता है, और यही इकलौता है जो आपकी राजधानी चंडीगढ़ को भी टच करता है। तो अगर कहें कि आपकी राजधानी से हरियाणा के कितने जिले लगे हैं, तो आप कहेंगे 1, पंचकुला। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी, 360 तीर्थ स्थल, तीर्थराज, इनके 2 पैर कैथल और करनाल। पंजाब की तरफ कैथल और यूपी की तरफ करनाल। फिर ये एक पट्टी है कैथल, करनाल, पानीपत। फिर इधर आते हैं तो बहुत बड़ी भारी भरकम पट्टी सिरसा। इतना बड़ा सिरसा, एरिया में नंबर 1, 4277 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन सिर्फ एक फतेहाबाद को टच करता है। फतेहाबाद के बाद ये हिसार, और हिसार के साइड में ये लंबा सा पतला सा जो फैला हुआ है, ये आपका जींद है। जींद की खासियत, अंदर ही अंदर 7 जिलों को टच करता है। कौन से 7 जिले? HRSPKKF। HR हिसार, R मतलब रोहतक, SP सोनीपत पानीपत, KK करनाल कैथल,
F मतलब फतेहाबाद। जींद इकलौता 7 जिलों को टच करता है। HRSPKKF इनको। इसके बाद हमने देखा था कि सिरसा अकेला किसको टच करता है? फतेहाबाद को। ये पट्टी पूरी हो गई थी। एक ऊपर वाला मंडल था, एक दूसरा ये था, तीसरा ये, चौथा मंडल आपके रोहतक के आसपास। इस तरफ देखें सोनीपत, इस तरफ देखें भिवानी। भिवानी से अलग हुआ चरखी दादरी। जब भिवानी और चरखी दादरी एक थे तो ये सिरसा से बड़ा पड़ता था एरिया में, लेकिन अब देखें तो सिरसा नंबर 1 है, ये पीछे रह गया। तो रोहतक के इस तरफ सोनीपत, इस तरफ भिवानी, भिवानी के नीचे चरखी दादरी, चरखी दादरी के रोहतक के ठीक नीचे की तरफ झज्जर। चरखी दादरी आप देख पा रहे हैं बाहर किसी से टच नहीं है। यहाँ देखो राजस्थान से टच नहीं है, बाकी कहीं टच नहीं होता चरखी दादरी। सेम लोकेशन रोहतक की है, इसकी सारी सीमा हरियाणा को ही टच करती है, बाहर किसी यूटी को। यहाँ ये दिल्ली है, जो ये दिख रहा है ना ब्लैंक स्पेस, ये दिल्ली है, लेकिन देखो रोहतक दिल्ली को टच नहीं करता। कनेक्टिविटी के लिए रोड है बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ रोहतक दिल्ली के साथ सीमा टच नहीं करता। झज्जर का रूट पकड़ के, झज्जर वाले रोड को, एरिया को क्रॉस करके तब आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे हैं जो बाहर कहीं किसी जिले को टच नहीं करते। ये हमने चौथी पट्टी पढ़ी। 5वीं पट्टी गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। और लास्ट पट्टी फरीदाबाद, उसके नीचे पलवल, और पलवल के साइड में देखो लंबा नीचे तक चला गया। ये दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। इसके नीचे देखो बराबरी पर कोई नहीं है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मेवात का। सबसे उत्तर का बिंदु कहाँ है? पंचकुला में। सबसे इस तरफ पूर्व का बिंदु है यमुनानगर में, और सबसे पश्चिम का बिंदु है आपका सिरसा में। अब रटना नहीं है, ये समझना है कि सबसे उत्तर का बिंदु आपके पंचकुला में, सबसे दक्षिण का मेवात में, सबसे पूर्व का यमुनानगर में, और सबसे पश्चिम का सिरसा में। ठीक है, अब ये सारे का सारा मैप तुम्हें दोबारा से क्लियर है। हम एक एक करके जिले पढ़ रहे थे, और कल मुझे जितना याद आ रहा है हमने तिल्ला जूती जो लास्ट में पढ़ा था, कहाँ थी वो, जो फेमस था ब्रास मार्केट के लिए, सब हमने पढ़ लिया। फरीदाबाद, फतेहाबाद, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे बने थे। गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, क्या क्या खासियत है यहाँ की, कैथल, कुरुक्षेत्र, सब मैंने बता दिया आपको। करनाल भी पढ़ चुके हम, महेंद्रगढ़ पढ़ चुके, कनौडिया ब्राह्मण पढ़ा था ना, पंचकुला पढ़ा था हमने 5 कुओं के कारण, पानीपत पढ़ा था कि कैसे 1989 में अलग हुआ, 91 में फिर जाके मिला, फिर 92 में जनवरी में फिर अलग हुआ। बाहोली जो गांव था 1980 में, जहां रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल हब है ना यहाँ पे पूरा, तो पेट्रोलियम की रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उसकी केयर टेकर है। और यहीं पे मैंने बताया था नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, यूरिया के फर्टिलाइजर्स यहाँ बनाए जाते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, पानीपत। रेवाड़ी कल लास्ट पढ़ा था, 16वां जितना मुझे याद आ रहा है। और रेवाड़ी में हमने पढ़ा था कुंड गांव है जो स्लेट के पत्थर के लिए जाना जाता है, और विदेशों में भी हमारा स्लेट का पत्थर निर्यात किया जाता है। रेवाड़ी में उभरती औद्योगिक नगरी है, कोसली है, बावल है। और रेवाड़ी कोई नया शहर, नया इन द सेंस अगर देखें 1989 से पहले तो नया नहीं था, पहले ये हिस्सा था गुड़गांव वाली पट्टी का, लेकिन बाद में इसको काट के अलग किया, और 1 नवंबर 1989 को KRPY, इस आर का मतलब रेवाड़ी ही था, ये बना था। देखो ये रहा 1989। यहाँ हीरो होंडा बताया था मैंने आपको, मुंजाल ग्रुप्स ने मोटरसाइकिल के लिए काम शुरू किया था, और आज वो होंडा कंपनी जो कभी जापान की हमारे साथ थी, आज से कई सालों पहले वो अलग हो गई, और अब हीरो मोटो कॉर्प्स करके हमारी कंपनी बना रही है। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। पीतल नगरी तो ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ी यहाँ पर ब्रास मार्केट भी है। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं, रोहतक से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ कुछ बताती चलूं, ताकि फिर जब इससे पढ़ें तो हमें ये बेहद आसान लगे। चलिए रोहतक के बारे में बातचीत करते हैं। रोहतक किस चीज के लिए जाना जाता है? जैसे एग्जाम में रोहतक आए तो कुछ चीजें तो आपके दिमाग में एकदम से आनी चाहिए। क्या कि रोहतक जाना जाता है, एक तो एजुकेशन में रोहतक में बहुत बड़ा कामकाज है। क्या खास है एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, आपके हरियाणा में सिर्फ एक IIM है, IIT और IIM। आप जानते हैं ना, इनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत, एक तो टफ कंपटीशन क्रैक करके आते हैं स्टार्टिंग में, और ये ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको अगर आप ढंग की जगह से करते हैं तो आपको लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज पे अच्छी अच्छी कंपनियां रख लेती हैं, लेकिन इनमें एंट्रेंस बहुत टफ होता है स्टार्टिंग का ही। तो IIT और IIM बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम प्राउड के साथ कहते हैं कि हरियाणा के रोहतक में IIM रोहतक स्थित है। रोहतक में स्थित है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है रोहतक की एजुकेशन में।
देखें दूसरी अचीवमेंट, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा बनने के ठीक 10 साल बाद ये MDU बना था। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आपके रोहतक में स्थित है। रोहतक में एक बहुत बड़ा हब है पूरा, जहां कई इस तरह की यूनिवर्सिटीज, अस्थल बोहर का नाम आपने सुना होगा, और भी कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज यहाँ चलती हैं। तो एक टाइम था जब इसको एजुकेशनल हब या एजुकेशनल सिटी कहा जाता था, लेकिन अब अगर आज की बात करूं तो एजुकेशन सिटी आपके राज्य में जानी जाती है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम पर सोनीपत को। पहले एक टाइम था जब सोनीपत उतना इंपॉर्टेंट नहीं था एजुकेशन के क्षेत्र में, एटलस के कारण इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब अगर देखें तो एजुकेशन सिटी की अगर तरफ वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पूछना चाहते हैं, जिसका आंसर आएगा आपका सोनीपत। फिर भी एजुकेशन में काफी आगे रैंक आ जाता है आपके रोहतक का। एक बात, दूसरी बात, रोहतक में एक मार्केट है कपड़े का बहुत बड़ा, शौरी मार्केट। ये शौरी मार्केट फेमस है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया, और ये भी क्वेश्चन में आया कि एशिया का सबसे बड़ा क्लोथ मार्केट, जबकि है नहीं, लेकिन हरियाणा है तो अपने लिए कुछ भी कह सकता है। कोई बाहर से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ना कोई बताएगा, लेकिन हरियाणा में अगर पूछे एशिया का सबसे बड़ा तो भी शौरी का नाम आएगा। एक बार उन्होंने खुद पूछा एशिया का दूसरा बड़ा क्लोथ मार्केट, तो भी अपने हरियाणा के रोहतक के शौरी मार्केट की तरफ ही इशारा कर रहे थे। हौजरी मार्केट है, हौजरी कपड़े का प्रकार होता है ना, जिससे ये बनियान और ये सब बनते हैं बच्चों के कपड़े, ये हौजरी का कपड़ा होता है। तो हरियाणा में हौजरी मार्केट के लिए शौरी मार्केट का नाम जाना जाता है, जो कि कहां स्थित है आपके रोहतक में। ठीक है, रोहतक में एक एरिया पड़ता है महम, 24 चबूतरा सुना होगा सब लोगों ने। 24 गांव की बैठक हुआ करती थी पुराने टाइम में, तब से ये फेमस है 24 चबूतरा महम का। और कहते हैं कि जो भी कोई अपने राजनीति में कदम रखता, या कोई बहुत बड़े से बड़े लीडर भी पहले आके 24 चबूतरे महम में अपना माथा टेकते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यहाँ से विजय यात्रा आरंभ होगी आपकी राजनीति की। तो इसीलिए रोहतक को राजनीतिक राजधानी का भी दर्जा दिया गया। और रोहतक में ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने राजनीति में, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तो 24 चबूतरा, 24 गांव की बैठक जहां हुआ करती थी, पंचायत जहां लगती थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो रोहतक आते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे और यहाँ क्या खास है। चलो बढ़ते हैं रोहतक की तरफ। तो रोहतक कब बना? GHAR, आर मतलब क्या था? रोहतक, यानी पहले दिन से रोहतक था। तो 1 नवंबर 1966 से। क्षेत्रफल 1745 बाद में याद कर लेंगे। मुख्यालय सेम है, सबका मुख्यालय सेम है सिवाय महेंद्रगढ़ के, उसका मुख्यालय कहाँ है? नारनौल में। फिर तहसीलें कौन सी हैं? रोहतक है, महम बताया, 24 चबूतरा इंपॉर्टेंट है, सांपला यहाँ पड़ता है, और कलानौर। कलानौर में ही तो 13 साल कुछ महीने के बच्चे के रूप में, एक राजा के रूप में, जो आपके देश के एक बड़े, बहुत बड़े बादशाह साबित हुए आगे चलकर, जिसका नाम आप जान गए होंगे, अकबर। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कलानौर में हुआ था, हरियाणा के रोहतक में। तब ये पंजाब का हिस्सा था, क्योंकि अकबर के पिताजी बहुत यंग एज में चले गए थे ना, जब वो 14 साल का पूरा भी नहीं था, तब उनके पिताजी सीढ़ियों से लुढ़क कर माथे में ऐसी चोट आई कि वो चल बसे। कौन थे वो? हुमायूं। हुमायूं की डेथ के बाद अकबर ही तो अगला बादशाह घोषित हुआ, उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कलानौर में। तो कलानौर ध्यान रखना हमारे हरियाणा के रोहतक में पड़ता है। फिर वही खंड मिलेंगे, कलानौर है, लाखन माजरा। लाखन माजरा जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा लाखन माजरा, जिसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सिखों के 10 गुरु हुए हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा पहले पंजाब का ही हिस्सा था, तो सिखों के गुरु हरियाणा में भी खूब घूमते होंगे, क्योंकि पहले ये पंजाब ही था। तो ऐसे ही 9वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी 10 में से 2 गुरुओं को मरवा दिया था। एक 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवाया था जहांगीर ने, और एक 9वें गुरु तेग बहादुर जी को मरवाया था औरंगजेब ने। जहांगीर ने जो मरवाया था उसका कारण था 5वें गुरु अर्जुन देव ने उनके बेटे की मदद की थी जहांगीर को गद्दी से हटाने में। 1605 में बैठा था ना ये गद्दी पर, 1606 में इसके बेटे ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और उस बेटे का साथ दिया था 5वें गुरु ने, अर्जुन देव ने। ये बात पता चल गई, और जहांगीर ने अपने बेटे को पकड़वा के अंधा करवा दिया, जेल में बंद करवा दिया, और इन गुरु की हत्या करवा दी कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची है। तो एक गुरु तो ऐसे इन्होंने मरवाए। फिर इन्हीं के खानदान में औरंगजेब, जो कि जहांगीर के बेटे का बेटा था, यानी उनका पोता, उसने 9वें गुरु को दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुलाने के पहले ही पता था कि वो कहेगा धर्म बदलो। वो कट्टर मुसलमान था ना,
औरंगजेब जो था बहुत कट्टर मुसलमान था, तो उसने मैसेज भिजवाया, तो यहाँ से वो चल पड़े पंजाब से। 9वें गुरु तेग बहादुर जी पैदल पैदल तब जाया करते थे, रुकते ठहरते पहुंचते थे, ऐसा नहीं कि एक दिन में भाग के पहुंच गए। तो ऐसे ही कहते हैं लाखन माजरा में वो 13 दिन तक रुके थे, रोहतक के इस इलाके में। यहीं गांव के लोगों के बीच रहे, वहीं खाना खाते, वहीं लोगों को उपदेश देते, अच्छी बातें बताते। वो जानते थे कि जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा मेरे सामने ऑप्शन आएगा, औरंगजेब कहेगा कि या तो अपना धर्म बदल लो भाई सिख गुरु को, क्योंकि वो बदलेंगे तो पीछे सारे सिख बदल जाएंगे, या फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। तो वो ये बात जानते थे, इसलिए वो कहते थे मैं शहादत देने जा रहा हूँ दिल्ली। मतलब वो पहले ही जानते थे कि मुझे शहीद होना है, मरने की किसी भी कंडीशन पे ले आएगा, लेकिन मैं धर्म नहीं बदलूंगा। और इस बात से वाकिफ होते हुए भी वो निडर होके दिल्ली की तरफ जा रहे थे। उसी बीच में जगह जगह रुकते रुकते उन्होंने अपना डेरा डाला अपने हरियाणा के रोहतक के इस इलाके में, लाखन माजरा में, और यहाँ 13 दिन तक रुके थे। तो शहादत देने से पहले हरियाणा के रोहतक में लाखन माजरा में 13 दिन तक सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने अपना डेरा डाला, यहाँ लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और फिर यहाँ से कूच कर गए थे दिल्ली की तरफ। और जब दिल्ली पहुंचे थे तो भरी गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिनों में उनको यही बात थी कि भाई धर्म बदलो, उन्होंने मना किया। तो चांदनी चौक में आज भी वो चौराहा है जहां एक पेड़ था, और उस पेड़ से उनको बांध दिया गया। उस पेड़ से पूरे जून का महीना था, तपती दोपहरी दिन रात, सोचो कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, और उनको जंजीरों से जकड़ दिया पेड़ के साथ, और कहा कि धर्म नहीं बदलोगे तो फिर यहीं बांध के रखेंगे। इतनी गर्मी में प्यास लगेगी इंसान को, कई दिन भूखे प्यासे, भूख तो फिर भी सहन हो जाती है, प्यास सहन नहीं होती। तो कई दिन तक जब भूखे प्यासे रहे, निढाल हो गए, बिल्कुल ये हो गया कि होश नहीं है, बेहोशी की आलम में। तब फिर औरंगजेब का एक खास आदमी आया, और उसके साथ उसकी वो पीछे टुकड़ी, सेना पलटन। तो उसने पूछा कि धर्म बदलोगे, तो उन्होंने कहा नहीं बदलूंगा। वो इतने गुस्से में आया कि कितना ज्यादा दुखी कर लिया हमने, परेशान कर लिया, लेकिन ये आदमी अपने धर्म को बदलने को तैयार नहीं। और गुस्से में आके उसने एकदम से घोड़े से कूदा और तुरंत से इनकी गर्दन काट दी। वो गर्दन जैसे ही दूर जाके गिरी तो सिख धर्म के अनुयायी वहां खड़े थे जो उनको अपना गुरु मानते थे। वो तुरंत ये सोच के कि इस गर्दन की और बेइज्जती ना करें, क्योंकि ये जो मुगल थे ना, इनकी आदत थी कि ये डेड बॉडी की भी बहुत बेइज्जती करते थे, ताकि उसको देखने वाले लोगों के मन में एक डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, वो डर के मारे अपना धर्म बदल ले, तो उसके सर की और बेइज्जती ना हो। इसीलिए वो भीड़ में से एक आदमी भागा और गुरु का सर उठाया, और सर उठा के और लेके पता नहीं कहाँ गलियों में अंदर निकल गया, पता ही नहीं चला। बाद में जाके कहते हैं बहुत इज्जत के साथ उनके सर को, जो अंतिम संस्कार है वो किया गया, शरीर का अलग और सर का अलग। और जहां वो सर लेके भागा था, आज वहीं पर गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया है दिल्ली में। तो शीशगंज की कहानी ये है, जहां बाकी शरीर रखा गया था वहां गुरुद्वारा रकाबगंज बनाया गया। तो एक गुरु के 2 गुरुद्वारे, वैसे तो ढेर गुरुद्वारे हैं, लेकिन ये दोनों उनके शरीर से संबंधित हैं। एक गुरुद्वारा शीशगंज और एक गुरुद्वारा रकाबगंज, उसी का वही जगह है लाखन माजरा। आप जब आगे पढ़ेंगे ना तो इसको हम डिटेल से पढ़ पाएंगे। चलो देखते हैं ये क्या बता रहे हैं और आगे ये और नेक्स्ट देखो जरा खंड में, ये और ज्यादा इसको एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। चलो हो गया। ये देखो खंड में कलानौर है, लाखन माजरा है, महम है, रोहतक है और सांपला है। ठीक है, जनसंख्या इनकी 10 लाख प्लस है। और आपने देखा कि हरियाणा के बहुत सारे जिलों की जनसंख्या 10 लाख प्लस है। किसी की 12 भी थी, मैंने बताया था फरीदाबाद की तो 18 भी है, किसी की 15 भी थी। 10 लाख से ऊपर आपके हरियाणा में 15 जिले हैं। लेकिन एक की तो हमने देखा था 5 लाख के आसपास भी थी। कौन सा था वो? पंचकुला, जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी। तो इसकी भी जनसंख्या अच्छी है, 10 लाख। लिंगानुपात इसका हमारा 879 है, इसका 861, ज्यादा फर्क नहीं है, उतने के आसपास ही है। आपकी साक्षरता की जो दर है ना पूरे हरियाणा की, वो है कितने परसेंट है? वो 75%। इनकी कितनी है वो साक्षरता की दर? 80%। तो हरियाणा, तभी तो एजुकेशन में मैंने बताया नाम है इनका, क्योंकि हरियाणा में जितनी एवरेज है उससे इनकी ज्यादा है, 80%। जनघनत्व इनका काफी अच्छा है, आपका 573 है पूरे का, इसका 608। इसका मतलब आबादी अच्छी रहती है, जहां मौके मिलते हैं ना, जहां सुविधाएं होती हैं, वहां आबादी अपने आप बढ़ जाती है। रोहतक के पर्यटन स्थल तिलियार झील है। यहाँ तिलियार झील एक बहुत सुंदर झील है, मैंने देखी है इसलिए बता रही हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से इसको मेंटेन किया गया है, और यहीं पे सरकार जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ तिलियार झील के पास ही तो इनका एक वो भी है ना, चिड़ियाघर, छोटे लेवल का ही सही लेकिन चिड़ियाघर भी है। तो तिलियार झील है यहाँ। मैना और नौरंग घूमने फिरने की जगह है महम में। महम वही जहाँ चौबीसी चबूतरा है। गुरुकर्ण तालाब, ये एग्जैक्टली गुरुकर्ण नहीं है, ये इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता क्या?
नहीं हो पा रहा इससे ज्यादा। चलो, तो उम्मीद है दिख रहा होगा। हाँ, हो गया ये गौकर्ण तालाब। ये गुरुकर्ण तालाब जो लिखा है ना, ये गौकर्ण तालाब है। इसी को गौकर्ण तालाब भी लिख सकते हैं। तो गौकर्ण आ जाए या गौकर्ण तालाब आ जाए, ये आपके इसमें है, रोहतक में है। दीनी मस्जिद है। ये दीनी मस्जिद एग्जैक्टली क्या है, कोई मस्जिद नहीं थी ये अदीना मस्जिद कहलाती है। और कहते हैं कि प्राचीन काल में, बहुत पहले, यहाँ कई 100 साल पहले यहाँ हनुमान जी का मंदिर था। औरंगजेब के टाइम में उस मंदिर को तुड़वाया गया और उस मंदिर को तुड़वा के उसका जो मटेरियल था ना, उसी पे मस्जिद बना दी गई। इस तरह से दीनी मस्जिद का निर्माण हुआ। औरंगजेब के टाइम जब एंड हुआ औरंगजेब का, तो उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे हिंदू लोगों ने कोशिश की कि इसको मंदिर बनाए, पर फाइनली आज कहें तो ये मस्जिद के रूप में है। इसी को दीनी मस्जिद कहते हैं। यही अदीना मस्जिद भी है, रोहतक में है। हनुमान मंदिर था प्राचीन काल में, लेकिन अब दीनी मस्जिद है। इसके अलावा लाल मस्जिद है। कल मैंने बताया था, रेड मस्जिद अगर पेपर में आता है, रेड मस्जिद, तो रेवाड़ी टिक करना, और लाल मस्जिद आई तो रोहतक टिक करना। ठीक है। एक व्यापारी था हाजी आशिक अली, उसका नाम था व्यापारी का हाजी आशिक अली। उसने ये वाली मस्जिद बनवाई थी, रोहतक वाली लाल मस्जिद। नेक्स्ट है साईं मंदिर है। अब आप कहोगे साईं तो हर जगह है, तो बहुत सारे हैं, तो साईं मंदिर यहाँ वाला भी है। गुरुद्वारा लाखन माजरा मैंने आपको बता दिया, जहां शहीद होने से 13 दिन पहले, मतलब शहादत देने जाने से पहले 13 दिन के लिए यहाँ रुके थे। कौन से गुरु? 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी। उन्हीं के नाम पर गुरुद्वारा लाखन माजरा है। गौकर्ण तालाब ये सेम ही है, गुरुकर्ण और गौकर्ण, इसी को गौकर्ण भी कहते हैं। ये सब घूमने की जगह है। अगर आप रोहतक जाएं तो आप यहाँ घूम के आ सकते हैं इन जगहों पर। रोहतक को हरियाणा की एजुकेशनल सिटी भी कहते हैं और राज्य की राजनीतिक राजधानी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशन सिटी और राज्य की राजनीतिक राजधानी, ये नाम है इसके। राज्य की राजनीतिक राजधानी, देखो ये, इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। राजनीतिक राजधानी मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, 24 चबूतरा। और तब मैंने क्या बताया कि बड़े से बड़े धुरंधर भी जो राजनीति में जिनका नाम था, वो भी यहाँ माथा टेकते हैं इलेक्शन में। जब वो होता ना कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहाँ एक हाजिरी लगानी होती है। तो इसलिए राजनीतिक राजधानी है ये। बहुत सारे लोग हैं जो रोहतक को बिलोंग करते थे और बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स जिन्होंने हासिल की। इसके अलावा एजुकेशनल सिटी भी थी, लेकिन अब एजुकेशन का पहला नंबर देना अगर पूछा जाए सोनीपत को, क्योंकि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी ने इस चीज का थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अगर आप भरेंगे ना इसको नेट पे, तो आप देखोगे अब ये जो है, ये इसके लिए यूज करते हैं, सोनीपत के लिए। आज ये ढंग से काम नहीं कर रही इसकी स्क्रीन। किसको? इसको? ये वाली? इससे चलो देखती हूँ। तो रोहतक को हरियाणा की एजुकेशन सिटी हुआ। रोहतक प्राचीन काल से लकड़ी और कृषि उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध। पूरा हरियाणा ही प्रसिद्ध है, पूरे हरियाणा में खेती होती है। राज्य में हौजरी, ये काम का है पॉइंट। हौजरी उद्योग, हौजरी मैंने बताया कपड़े को बोलते हैं, कपड़े का एक टाइप होता है। हौजरी उद्योग मुख्य रूप से इसी जिले में स्थित है। और कौन सा मार्केट बताया? शौरी मार्केट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1976 में आपके हरियाणा बनने के 10 साल बाद MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो हरियाणा बनने के बहुत बाद में, ये जो है 10 साल बाद, इसके मुझे लगता है सॉफ्टवेयर में कुछ, या तो मुझे ही समझ में नहीं आ रही है कोई चीज। हाँ, दोबारा फाइल खोल दो एक बार। तो हरियाणा में रोहतक हमने पढ़ लिया। टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलो अब उम्मीद करते हैं इस बार ठीक रहेगा ये। महेंद्रगढ़ हुआ, हमने रोहतक भी पढ़ लिया। ये तो एंड पहुंच गया, अब लगभग बस हमारा कंप्लीशन पर आ गया ये। अभी हमने ये पढ़ा है, सोनीपत रहता है, सिरसा रहता है, रोहतक, ये कंप्लीट हो गया। रोहतक के बाद अगला टॉपिक है हमारा सिरसा का। सिरसा के बारे में बातचीत करते हैं। सिरसा जो है, सिरसा के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिरसा आपका एरिया में नंबर 1 है, सबसे बड़ा है एरिया में। थोड़ी सी 2-4 बातें बता दूं, फिर ये इजीली समझ में आ जाएगा।
तो सिरसा की जब भी बात उठे तो ध्यान रखना, एक तो एरिया में नंबर 1 है, क्षेत्रफल में 4277 वर्ग किलोमीटर, पहली चीज। दूसरा, ये गेहूं के प्रोडक्शन में हरियाणा में नंबर 1 है। चावल की पट्टी थी के वाली, दूध के लिए था जींद का इलाका, और अगर कहें गेहूं के लिए तो सिरसा की तरफ चलना। वैसे तो पूरा हरियाणा पैदा कर सकता है, लेकिन सिरसा नंबर 1 है। गेहूं के अलावा यहाँ गाय सबसे ज्यादा है, भैंस नहीं। भैंस पूछेंगे तो भिवानी और जींद तरफ ज्यादा है, लेकिन गाय कहेंगे तो सिरसा में ज्यादा। यहाँ फल और सब्जी सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर यहीं उगाई जाती हैं, हरियाणा में, सिरसा में। सिरसा में एक यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। और चौधरी देवीलाल जी आप जानते हैं, चौटाला जो परिवार है ये सिरसा में ही तो पड़ता है। चौटाला गांव सबसे पश्चिम का गांव है, चौटाला गांव। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की 5th नंबर की यूनिवर्सिटी थी, ये बनाई गई थी सिरसा में। तो सिरसा अपने एरिया के लिए, गायों की संख्या के लिए, फल सब्जी के लिए, इन सब के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं सिरसा को। क्या बता रहे हैं सिरसा में? स्थापना 26 अगस्त, आजादी के 11 दिन बाद, हमने याद किया था ना, आजादी के 11 दिन बाद। तो 26 अगस्त 1975, 4277 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय सेम मिलेगा। तहसीलों के नाम पढ़ लो, सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया, नाथुसारी, चौपटा। तो ये नाम एग्जाम में आ जाएगा। रानिया कहाँ स्थित है वो पूछ लेंगे, कलानौर कहाँ स्थित है, कलायत कहाँ है, तो ये हमें पता होने चाहिए। रानिया कहाँ है तो हमें पता हो कि रानिया सिरसा में पड़ता है। ऐसे बार बार आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए इनको पढ़ा जाता है। डबवाली, बड़ा गुढ़ा, एलनाबाद, रानिया, ओढ़ा, नाथुसारी, चौपटा। 12 लाख जनसंख्या, इसका मतलब आबादी काफी ज्यादा है यहाँ भी। लिंगानुपात इनका 879 से उल्टा कर दिया 97, लगभग वैसा वैसा ही। साक्षरता थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमारी साक्षरता कितनी थी, 75%। फिर हमने देखा किसी की 80 है, किसी की 81, किसी की 83। किसकी बात हो रही है? ये गुड़गांव की, पंचकुला की। अब आप देख रहे हैं साक्षरता थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि 75 से कम है ना 68 वाला। जनघनत्व देखो, सबसे कम हरियाणा में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो एरिया के अकॉर्डिंग, जनसंख्या तो कम नहीं है इनकी। जनसंख्या आप देख रहे हो 12 लाख है, किसी की 5 थी, किसी की 9 थी, किसी की 10 थी, किसी की 11। तो 12 तो कम तो नहीं है, और 12 में भी ऐड है 95, तो 13 लाख मान लो। 13 लाख प्लस की आबादी ली, लेकिन एरिया इतना बड़ा है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 303 व्यक्ति ही आते हैं। इसका मतलब एरिया के अकॉर्डिंग जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है। इसीलिए ये पॉइंट काम का है आपके एग्जाम के लिए। 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। सबसे ज्यादा पूछेंगे तो फरीदाबाद, 2442, याद होगा ना, 2500 के आसपास व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, और यहाँ 303 व्यक्ति। कितना ज्यादा डिफरेंस है ना, 2442 और एक 303, जमीन आसमान का अंतर है। वो सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। ये पॉइंट काम का है। सिरसा जिले के पर्यटन स्थल, दादी सती का मंदिर है यहाँ कोई, बाबा ताराजी की कुटिया है, गुरुद्वारा चोर मार शहीदा, ये शहीदों लिखा है ना, शहीदा, चोर मार शहीदा, यहाँ पर है चोर मार शहीदा। सिरसा जिले की नदी का नाम घग्गर है। मैंने आपको बताया कि घग्गर यहीं से फिर 2 हिस्सों में बट जाती है, और ओटू बैराज यहीं पर है, सिरसा में ही है ओटू बैराज, जहां से फिर वो नदी 2 हिस्सों में अलग होके और फिर निकल जाती है वो घग्गर की तरफ। और सिरसा से बहने वाली इस नदी के कारण ही, इस घग्गर के कारण ही राजस्थान में भी धान की खेती करना पॉसिबल हो पाया। उस राजस्थान में जहां कभी कहते थे कि भाई कुछ भी पैदा नहीं होता, आज वहां धान भी पैदा करते हैं लोग। कारण एक तो इंदिरा गांधी नहर के कारण, और एक ये जो घग्गर है ये भी आगे जाके पानी का एक सोर्स बन जाती है। ठीक है, तो सिरसा जिले की नदी का नाम क्या है? घग्गर। राज्य का 5वां जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा में स्थापित है, सिरसा में स्थित है। सिरसा हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। कितना? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो सबसे कम है। अगर एरिया देखें तो 4277 वर्ग किलोमीटर। उल्टा करें, फरीदाबाद का एरिया कितना था? 743 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ 4277 और कहाँ फिर जाके आपको वो इतना कम 743। जमीन आसमान का अंतर। वहां की आबादी कितनी 1 वर्ग किलोमीटर में? 2442, 2442, और यहाँ की आबादी 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये सिरसा कंप्लीट हुआ। अब आता है सोनीपत। सोनीपत की खासियत पहले बातचीत करते हैं, फिर उसको पढ़ने से वो जल्दी समझ में आएंगी। जैसे ही एग्जाम में सोनीपत दिखाई दे, हमें कुछ चीजें याद आनी चाहिए तुरंत से। अब आज की डेट में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारी पहचान? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जो धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है, अभी पूरी डेवलप्ड नहीं है। 2005 से इसके ऊपर काम चल रहा है और लगातार
5,000 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी डेवलप करनी है। और 5,000 एकड़ एक दिन में डेवलप नहीं हो सकते, तो सालों साल लगेंगे। लेकिन आज की कंडीशन अगर देखें, 2005 से इसके ऊपर काम शुरू हुआ, फिर 2020 में अब हम बैठे हैं, कई बड़ी बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे काम कर रही हैं और हजारों की संख्या में यहाँ बाहर से भी बच्चे आके, पूरे नेशनल लेवल अलग अलग राज्यों से आके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। मैंने देखा है, मैं कई यूनिवर्सिटीज में गई हूँ, इसलिए बता रही हूँ। जैसे SRM यूनिवर्सिटी है यहीं पर, अशोका यूनिवर्सिटी यहीं पर है। इसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी यहाँ बन रही है। और लॉ यूनिवर्सिटी का जब भी कोई चांसलर बनेगा तो वो आपके हाई कोर्ट का जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस, यानी आपके चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा वो हरियाणा में जो NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है उसका चांसलर बनेगा ऑटोमेटिकली। ये लिखित में प्रावधान है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में अपने आप बनाया जाएगा। तो ढेरों तरह की यूनिवर्सिटी यहाँ आ रही हैं। IIT का भी कैंपस यहाँ आएगा, एक्सटेंशन का। IIT भी यहाँ बनेगी। तो इससे दिखता है कि सोनीपत आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा एजुकेशन के मामले में। और यही कारण है कि सोनीपत में लगातार जमीन की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। सोनीपत में ही IIT जो किल्होड़द गांव पड़ता है, यहीं पर सोनीपत में ही 5-6 किलोमीटर आगे ही मेन यहाँ सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से यहाँ पे IIT का पूरा एक कॉम्प्लेक्स डेवलप करेंगे। तो इन सब कारणों के कारण, इसके अलावा भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय है, उसके कारण भी तो हरियाणा का, सोनीपत का एजुकेशन में एक बहुत बड़ा परचम लहरा रहा है और आने वाले भविष्य में ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी सोनीपत का नाम आए तो ये याद कर लेना। कुछ ऐतिहासिक स्थलों की अगर बात करूं तो गोहाना में इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ऐतिहासिक चीजों से जोड़े जा सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कई इस तरह की चीजें हैं जो आज भी उनको उनकी याद दिलाती हैं। तो बहुत सारे इस तरह, अकबरपुर बारोटा है, या आसपास सोनीपत में ही कहते हैं कि हर्षवर्धन जो आपके राजा थे, जो 7वीं शताब्दी के राजा थे, 606 से 647 ईस्वी में, जिन्होंने उत्तर भारत पर राज किया, जिनकी पहली राजधानी थानेसर थी आपके कुरुक्षेत्र की, उनकी तांबे की मुद्राएं भी मिली थी सोनीपत में। तो इसके लिए सोनीपत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है। एक टाइम था जब यहाँ एटलस कंपनी साइकिल बनाया करती थी, जैसे हीरो होंडा पढ़ा था ना हमने भी रेवाड़ी में, ऐसे यहाँ पर। लेकिन अब एटलस कंपनी यहाँ नहीं है, अब उसकी यूनिट्स खत्म कर दी गई हैं। वो क्वार्टर जो यहाँ है बिल्कुल मेन रोड पर, आज भी यहाँ के एक रोड का नाम एटलस रोड है उस साइकिल कंपनी के कारण। और वर्ल्ड की 3 सबसे बेहतरीन कंपनीज में एटलस कंपनी की गिनती होती थी और एटलस कंपनी ने अपनी साइकिल बनाने की तकनीक को बेचकर बहुत पैसा कमाया था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलो पढ़ते हैं। सोनीपत बना कब है? 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत का एरिया 21-22, वैसे 22-60 है, कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ेंगे तब मैं क्लियर करूंगी। मुख्यालय सेम सोनीपत, तहसीलों में नाम पता हूं, सोनीपत है, गन्नौर है। गन्नौर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि गन्नौर में एक इंटरनेशनल लेवल की मंडी विकसित की गई है। जो लोग यहाँ रहते हैं या जो लोग GT रोड का यूज करते हैं उन्होंने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मार्केट लिखा हुआ, बहुत बड़ा बड़ा। गन्नौर में ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की मंडी विकसित की जा रही है, जहां ये है कि भाई विदेशों में भी फल और सब्जियां जाएंगी। और इस मंडी को जो डेवलप किया गया, ये पेरिस में एक मंडी थी, मंडी है इनफैक्ट, जिसका नाम है रुंगीस मार्केट। ये पेरिस में, पेरिस कहाँ पड़ेगा आपके? फ्रांस में। तो सोचो, फ्रांस की एक मार्केट की तर्ज पर हमने अपने यहाँ पर एक मार्केट डेवलप की है फल और सब्जियों की। तो कहां पर डेवलप की है? ये सोनीपत के गन्नौर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल लेवल की मंडी विकसित की है हमने सोनीपत में। कहां पर? गन्नौर में। और किसकी तर्ज पर है ये? पेरिस की या फ्रांस की रुंगीज मार्केट के तर्ज पर। गोहाना है, गोहाना ऐतिहासिक शहर रहा करता था। खरखौदा है आपका, जो आने वाले दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी इस तरह के रोड्स की डेवलपमेंट हो रही है। और हरियाणा सरकार यहाँ पर IMT क्या है? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप डेवलप कर रही है। अब देखना, आने वाले 5-7 सालों में खरखौदा की जमीन की कीमतें आसमान को छुएंगी। बहुत बड़े लेवल पे यहाँ जो लोग रहते हैं उनको पता ही है, बाकी लोगों को बता दूं, IMT डेवलप होगा, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, यानी पूरे के पूरा शहर नया बसाया जाएगा। और बहुत बेहतरीन रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफी हद तक उनका कंस्ट्रक्शन लगभग बड़े लेवल पर पूरा होने के लगभग कगार पर आ गया। तो बड़े पैमाने पर खरखौदा अब एक इंपॉर्टेंट शहर बनने वाला है आने वाले 4-5 सालों के अंदर। इसके अलावा खंड ब्लॉक्स गन्नौर है, सेम खरखौदा, राई है, सोनीपत है, मुंडलाना है, कथूर है, गोहाना, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। राई के बारे में बता दूं, राई में स्पोर्ट्स स्कूल है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल।
मोतीलाल नेहरू MN, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है। ये क्या है? मोतीलाल नेहरू के नाम पर राई में एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला गया। 300 एकड़ की जमीन, यहाँ कहा गया कि बच्चों को स्पोर्ट्स के बेसिस पर, पढ़ाई में तो रखेंगे ही रखेंगे आगे, लेकिन स्पोर्ट्स के बेसिस पर यहाँ एडमिशन हो और जो खिलाड़ी बनने की इच्छा रखते हैं उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाए। और ये अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंटल स्कूल था जो बहुत हद तक कामयाब भी हुआ। और यहाँ से पढ़ने वाले न जाने कितने लड़के NDA निकाल के ले गए, CDS में जिनका क्लियर हो गया, लड़कियां भी बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज में पहुंच गई। यहाँ मेन मुद्दा था खेल का, तभी नाम है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई। तो राई में इंपॉर्टेंट है ये, 1970s में ये बना था स्कूल। कभी जब पढ़ेंगे एजुकेशन तो इसको और डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। इनकी जनसंख्या ये गलत दी हुई है, 1 लाख थोड़ी है, 10 लाख क्रॉस कर चुकी है। और अब तो आपका सोनीपत भी नगर निगम की श्रेणी में है, नगर निगम है सोनीपत में। नेक्स्ट, लिंगानुपात बेहद शर्मनाक है और हरियाणा का सेकंड लास्ट है। ये बहुत खराब चीज है। और वैसे तो हम कहते हैं एजुकेशन के नाम पे हरियाणा में सोनीपत का नाम है, लेकिन इसको देखें तो ये अपने आप में शर्म की बात है कि गुड़गांव 854 सबसे पीछे है और सेकंड लास्ट है हरियाणा का सोनीपत लिंगानुपात में। 1000 लड़कों का जन्म अगर होता है तो उनके मुकाबले जो बेटियां जन्म लेती हैं वो सिर्फ 856 है। ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। पर क्योंकि ये 2011 के आंकड़े हैं, अब हम ये दलील देते हैं कि हमने इनको सुधारा है और अब हम हरियाणा के आंकड़े को 879 से क्रॉस करा के 900 क्रॉस करा चुके हैं। अब ये नहीं पता कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये सच्चाई तो सामने आएगी 2021 की जनगणना के आंकड़ों के बाद, यानी 22 तक आपको पता चलेगा कि हरियाणा में जो वो झूठे, असली, सच्ची, नकली, मुझे नहीं पता, जो अवार्ड बांटे जा रहे थे कि यहाँ इतना लिंगानुपात बढ़ाया, यहाँ इतना, उनके दावों में कितना दम था। हाँ, अभी ये शर्म की बात है कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं इशारा करते हैं, क्योंकि ये तो भारत सरकार ने छापे थे। आप अपने मुंह मियां मिट्टू तो कभी बन लो, आप कह दो सोनीपत ने 900 क्रॉस करा दिया, लेकिन उनको माना तब जाएगा जब जनगणना होगी 2021 की। तो अभी सेकंड लास्ट में ये गिना जाता था। साक्षरता इसकी अच्छी है एजुकेशन के नाम पे, क्योंकि 75 से तो ऊपर ही हो गया। जनघनत्व तो भी इसका बहुत बढ़िया है। घना बसा कब होता है? जब नौकरी के चांसेस होते हैं, जहाँ खेती बढ़िया होती है वहीं लोग जाके बसते हैं। सोनीपत के पर्यटन स्थल कौन से हैं? ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा, पहले बहुत निग्लेक्टेड सा था, बहुत निग्लेक्टेड, फालतू की चीज थी, लेकिन अब इसको बहुत ध्यान देके इसको हरियाणा सरकार ने, बल्कि इनफैक्ट केंद्र सरकार ने इस पे काम किया। और अब जो ये खिज्र खां का मकबरा है ना, घूमने फिरने लायक जगह बन गई। और पता नहीं कितने, कई 100 लोग रोज शाम को यहाँ खिज्र खां के मकबरे में बच्चे क्रिकेट खेलते दिख जाएंगे, औरतें वॉक करती दिख जाएंगी, कहीं बूढ़े बैठ के ताश खेल रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सुंदर इसको मेंटेन कर दिया। घास बहुत सुंदर, चारों तरफ इसको मेंटेन करके बहुत ही खूबसूरत बना दिया। इसको सबसे पहले जो बनाया था वो इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। इब्राहिम लोदी कोई बहुत ऐसे जाने माने संत फकीर टाइप के आदमी थे, उनका बेटा था खिज्र खां, तो उसके नाम पे ये बनाया गया था। तो ये लोदी यानी दिल्ली सल्तनत के काल में बनाया गया है। यहाँ पीर जमाल की मजार है। पीर जमाल की मजार, जब मजारें पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या है? मामा भांजा दरगाह है। मामा भांजा तो चौक भी है सोनीपत में, मामा भांजा दरगाह। इसकी खासियत है ये हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देती है, मामा भांजा दरगाह, जिसके नाम पे यहाँ चौक भी है। अकबरपुर बारोटा पड़ता है, दिल्ली की तरफ जाते हैं तो एक छोटा सा गांव है, कहते हैं ऐतिहासिक गांव है ये भी। सोनीपत जिले के पूर्वी भाग में यमुना नदी बहती है। सोनीपत के बिल्कुल जो ये है ना लास्ट में जो गाँव पड़ते हैं, जो यूपी से इधर का बॉर्डर है, वो पूरा सोनीपत की बाउंड्री तो ये कवर करती है यमुना नदी। सोनीपत साइकिल उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, नहीं था। एटलस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग, यहाँ अत्यधिक प्रसिद्ध था, अब है नहीं है, ये तो था। एग्जाम में पूछे तो आप कह देना हाँ, इसके कारण इसकी पहचान थी। सोनीपत के गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी अवस्थित है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, गन्नौर में है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल फल और सब्जी की मंडी। किसको देख के बनाई गई है? पेरिस के रुंगीज मार्केट की तर्ज पर, उसको देख के हमने भी अपने यहाँ डेवलप कर ली गन्नौर में। भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय, यानी टूरिज्म से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी। अब तक कोई टूरिज्म की यूनिवर्सिटी नहीं थी। यहाँ कोर्सेज होंगे, कैसे आप गाइड बन सकते हैं, कैसे आप बेहतर टूरिस्ट को कुछ नॉलेज उपलब्ध करा सकते हैं, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दें। इसके लिए आपके हरियाणा के सोनीपत को चुना गया है। यहाँ पर्यटन यूनिवर्सिटी राई में स्थित है, ठीक है। तो ये सारा खेल उसी के कारण है, राजीव गांधी एजुकेशन
एजुकेशन सिटी 2005 के कारण। चलो अगली हेडिंग है मेवात की। मेवात आप अच्छी तरह जानते हैं, मेवात अब सही नाम नहीं है। अब अगर कहूं तो इसका नाम क्या लेना चाहिए? नूह। इससे पहले इसका नाम देखें तो इसका नाम एक टाइम पर सत्यमेवपुरम सोचा गया था। ये कब बना था? 4/4/5 को। वैसे तो 2004 में बनना था, 2 अक्टूबर को, पर घोषणा की गई 2004 में। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जन्मदिन था और गांधी जी का ही विचार था कि हम हरियाणा, तब तो हरियाणा था ही नहीं, पंजाब में जो मेव जाति के लोग हरियाणा या पंजाब को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे डर के मारे कि कहीं इंडिया में हम सेफ ना रहें, कोई हमारा मर्डर कर दे, हमारी कम्युनिटी को खत्म कर दे। तब गांधी जी 9 दिसंबर को हरियाणा आए थे, तब तो पंजाब था, और उन्होंने मेवात में आके कहा था कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप यहाँ सेफ हो, आपका ये इलाका आपके लिए डेवलप कर देंगे, आप जाओ मत, भारत को आपकी जरूरत है। और इस तरह से मेव जाति को हरियाणा से या पंजाब से पाकिस्तान जाने से रोक लिया था महात्मा गांधी ने। ये घटना 9 दिसंबर 1947 की। आजादी आपको अगस्त में मिली थी, उसके बाद लगभग साल भरी तो ये मारकाट चली थी, उस दौरान की बात है। फिर गांधी जी के जन्मदिन पे इसको कहा गया कि भाई घोषणा कर दी। चौटाला सरकार तब हुआ करती थी, इनके परिवार के मतलब लोग थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम बनाएंगे। फिर बनने में और 4-6 महीने लगे तो 4/4/5 को बना। क्षेत्रफल 1507, मुख्यालय नूह। पहले ये हम अलग से याद करते थे, मुख्यालय और जो नाम था वो अलग था, लेकिन अब यहाँ भी नूह यहाँ भी नूह, तो अलग नहीं है। तहसीलें इसकी तावड़ू। तावड़ू का किला बहुत फेमस है, हिस्टोरिकल पैलेस है, तो तावड़ू का किला। फिरोजपुर झिरका यहाँ पर एक जगह है, पुन्हाना, तावड़ू, नगीना। मेन तो तावड़ू और फिरोजपुर झिरका याद रखना। फिर खंड नगीना, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, नूह और तावड़ू। बार बार चीजें रिपीट होती हैं तो आपको याद रखनी है। जैसे पूछेंगे रानिया कहाँ है तो आपको पता हो, वो पूछ ले कलानौर कहाँ है, वो पूछे नाथूसारी चौपटा कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किस जिले में है। पुन्हाना पूछ ले, नूह पूछ ले, तावड़ू पूछ ले, तो ये याद रखना। जनसंख्या इनकी भी अच्छी खासी है, 10 लाख प्लस है इनकी जनसंख्या भी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत काम का पॉइंट आपके। लिंगानुपात देखो, अब तक मैं हर एक का लिंगानुपात बताती रही, 879 के इर्द गिर्द, किसी के 3-4 कम, किसी के 3-4 ज्यादा। बेहद शर्मनाक गुड़गांव का 854 और सेकंड लास्ट पर हरियाणा का सोनीपत 856। लेकिन अब देखो इससे आगे निकल गया, 907 ले गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि 1000 लड़कों के मुकाबले अगर 907 लड़कियां हैं तो इसका मतलब आपका आंकड़ा ठीक ठाक सा है तो खराब ही, लेकिन बाकियों से बहुत बेहतर है। और इसको कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं कि क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं थे ना, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या नहीं करवाई। जितने लोग पढ़ते गए कन्या भ्रूण हत्या करवाते गए। शायद यही कारण है कहीं ना कहीं कि गुड़गांव सबसे ज्यादा कमजोर है लिंगानुपात के मामले में, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, लड़कियों को माँ के पेट में ही मरवा देते हैं। दूसरा नंबर सोनीपत का है, जो सबसे पिछड़े कहलाते हैं ना पढ़ाई लिखाई में, वो टॉपर हैं इसमें। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि शायद इस पार्ट पे देखें तो अनपढ़ पढ़े लिखों से ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि जो लोग अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं लेकिन घटिया काम करवाते हैं, उनके आंकड़े उनकी सच्चाई बयां करते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। इस मामले में इनके लिए सच में एक ये बनता है कि हाँ ये लायक जिला है, लेकिन लिटरेसी कम है। शायद लिटरेसी कम है इसलिए इनमें ये अकल नहीं है, वरना ये लोग भी गड़बड़ में होते। 907 बहुत बढ़िया आंकड़ा, लेकिन दुख क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत कम है। 54% तो बहुत ही कम है, क्योंकि हमारी तो 75% है, लेकिन उस 75 में जो सबसे आगे था गुड़गांव, उसका तो लिंगानुपात 854 था। तो अगर इस तरह से देखें तो लगता है लड़कियों की संख्या बढ़ाने में शायद अनपढ़ लोगों ने ज्यादा योगदान दिया है बजाय पढ़े लिखे लोगों के। तो यहाँ देखें तो अपोजिट बात है। ये साक्षरता सबसे कम है, महिला साक्षरता तो न्यूनतम है, सबसे कम पढ़ी लिखी औरतें हैं। तो बहुत बड़ी आबादी यहाँ पढ़े लिखों की नहीं है। जनघनत्व इनका 723 है, बहुत ज्यादा भी नहीं है पर ठीक है, अच्छा है। मेवात के गठन के समय इस जिले का नाम क्या था? सत्यमेवपुरम। क्यों? क्योंकि सत्यमेव जयते आपका राष्ट्रीय वाक्य है और महात्मा गांधी का विचार था। मेवात के पर्यटन स्थल देखो, कंट्री क्लब, वैसे तो पिछड़ा हुआ लगेगा आपको, लेकिन देखो कंट्री क्लब यहाँ है। क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट है, गोल्फ का जो मैदान होता है। एक आपको याद है हमने पढ़ा था अरावली गोल्फ कोर्स है, हरियाणा का पहला गोल्फ कोर्स, जो कहाँ था? आपके फरीदाबाद में, जो सबसे एडवांस्ड शहरों में औद्योगिक नगरी जिसका नाम है, याद होगा ना वो। उसमें 75 एकड़ था, अमेरिका के एक डिजाइनर ने उसको बनाया था। फिर 1988 में हरियाणा टूरिज्म ने उसको अपने अंडर ले लिया, पहले वो प्राइवेट था। ऐसे ही यहाँ पर गोल्फ रिजॉर्ट है, कहाँ पर? मेवात में। गांधी पार्क है, चूहीमल तालाब है यहाँ, और तावड़ू का किला है। मेन जो है ना 2-3 पॉइंट वो ये हैं कि इनकी लिटरेसी बेशक कम होगी, महिला साक्षरता कम है, लेकिन लिंगानुपात में नंबर 1 है। तो क्लासिक गोल्फ कोर्स आए या कंट्री क्लब आए, चूहीमल महल आए, तावड़ू का किला आए, तो ये आपको टिक करने हैं मेवात में।
ठीक है। पलवल सेकेंड लास्ट पे आ गए, 21वें पे पलवल। पलवल कहाँ है आपका? पलवल आप अगर देखते हैं लिस्ट में, आपको मैप याद है तो फरीदाबाद, पलवल और उस तरफ मेवात, नीचे तक था ना मेवात, तो इनकी एक पूरी तीनों की एक सीरीज थी। ये कब बना? प है, प प फ, पलवल पंचकुला फरीदाबाद 15 अगस्त के हैं। ये 13 अगस्त गलत है, इसको 15 कर लेना, ये टाइपिस्ट ने लिखते हुए गलत कर दिया। 15 अगस्त 2008 को बना। 1369 ये 1359 इसका ये एरिया है। ये इसमें छोटी मोटी गलतियां सब में हैं, मैं लास्ट में ठीक करा दूंगी। मुख्यालय सेम है, तहसीलें पलवल, होडल, हथीन, ये काम के हैं। होडल हथीन यहाँ कई चीजें हैं। फिर पलवल, होडल, हसनपुर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपकी यमुना मुड़ जाएगी यूपी की तरफ, अलीगढ़ की तरफ। तो हरियाणा का लास्ट स्टेशन मान लो जहां यमुना दिखती है। हसनपुर एक गांव पड़ता है, पहले ये नहीं था ना पलवल, पहले तो फरीदाबाद था ये। तो फरीदाबाद से हम कहते थे कि यमुना मुड़ जाती है यूपी की तरफ, लेकिन अब हम कहते हैं कि हमारी जो यमुना नदी है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सदा नीरा है, 12मासी नदी है, वो हरियाणा के फरीदाबाद के नीचे पलवल तक जाती है और पलवल के हसनपुर गांव से वो मुड़ती है फिर यूपी की तरफ। यही वो हसनपुर है। हसनपुर हर जगह है, सोनीपत में भी है हसनपुर, लेकिन ये हसनपुर पलवल वाले की बात कर रहे हैं। हथीन है यहाँ पर। 10 लाख की आबादी है, तो अच्छी जनसंख्या है। लिंगानुपात लगभग बराबर 879 का 880 है। साक्षरता दर इनकी भी बहुत ज्यादा नहीं है, पर ठीक है 69%। जनघनत्व भी इनका ठीक है। इसके पर्यटन स्थल देखो, पंचवटी कहते हैं यहाँ पे 5 पांडव रहे थे। पांडव जब अज्ञातवास में थे ना, तो ऐसा मानते हैं कि 5 पांडव अज्ञातवास में जब छिप रहे थे, उनको ये था ना भाई तुम्हें 1 साल छिप के रहना है, अगर पकड़ लिए गए तो फिर से तुम 14 साल ऐसे वनवास काटोगे। तो इस तरह के जब वो छिपे हुए थे अज्ञातवास में, तो पंचवटी में वो छिपे हुए थे। ठीक है। सती का स्थान होडल में है, पलवल में है। डबचिक होडल में है। पांडव वन तो पांडवों के नाम पर ही है ये। दाऊ जी का मंदिर है, मैंने कल बताया था। रेवती, रेवतवाड़ी, याद है ये रेवती, राजा रेवत की बेटी थी रेवती, उसके नाम पे रेवतवाड़ी यानी रेवाड़ी शहर जिसको आज आप कहते हैं वो था। और उस रेवती की शादी किससे हुई थी? बलराम से। कौन बलराम? श्री कृष्ण के बड़े भाई। तो बलराम जो हैं, इनकी पत्नी है रेवती, जिसके नाम पे आपका रेवाड़ी बसा हुआ था। और बलराम को ही दाऊजी कहते थे भगवान कृष्ण। तो दाऊजी के 4 मंदिर हैं, जिनमें से 3 तो यूपी में हैं और 1 वृंदावन के आसपास वाले इलाके में, और 1 आपके वंचारी में है। वंचारी कहाँ पड़ेगा? गांव का नाम है, ये आपके पलवल में पड़ेगा। तो वही है ये दाऊजी का मंदिर। कहाँ पड़ेगा? वंचारी गांव। कहीं कहीं बनचारी भी लिखा है, वंचारी बंचारी एक ही है। ये आपके पलवल में है। इकलौता एक मंदिर है ये, बाकी तीनों यूपी में है आपके। ठीक है। पलवल नगर शक्कर के लिए फेमस है, चीनी के लिए और साइकिल के लिए भी। वैसे एटलस साइकिल के लिए आपका सोनीपत, लेकिन वैसे साइकिल पूछेंगे तो ये भी फेमस है। यही रॉलेट एक्ट, बहुत बहुत काम का पॉइंट। महात्मा गांधी इंडिया वापस कब आए थे साउथ अफ्रीका से? 1915 में। और 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून के विरोध में ये कहा था कि वो दिल्ली की तरफ आ रहे थे, दिल्ली से यहाँ ये अपना पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ। तो पंजाब में उनको आना था, उनको लीडर्स से मिलना था, अली बंधुओं से उनकी मीटिंग होनी थी। तो वो बंबई से ट्रेन पकड़ते हैं और जब वो दिल्ली से क्रॉस करके ट्रेन पंजाब की तरफ आ रही है तो पलवल स्टेशन पे उनको रोक लिया जाता है। पलवल में गांधी जी को उतार लिया जाता है और दिखावटी तौर पे एक उनकी गिरफ्तारी है। जेल नहीं गए, लेकिन पुलिस ने कहा, अंग्रेजी पुलिस थी उस टाइम, उन्होंने कहा सर आप आगे नहीं जा सकते, आपके खिलाफ हमारे पास इस तरह से भाई हम आपको जो है आगे नहीं जाने देंगे, कुछ इस तरह का कागज पत्री है। तो गांधी जी को जिस स्टेशन से आगे जाना था वहां से उतार लिया, उतार के दूसरी तरफ ले गए और वापसी की ट्रेन में बैठा दिया। तो गांधी जी की अब तक इंडिया में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये गांधी जी की पहली गिरफ्तारी है। तो इंडिया में गांधी पहली बार हरियाणा से गिरफ्तार हुए थे 1919 में, वही पॉइंट है ये। यही रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए थे। कहां पहली बार गांधी जी गिरफ्तार हुए इंडिया में? तो हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा के पलवल स्टेशन पर। ये काम का पॉइंट है, कई बार पूछा गया ये। ठीक है। 1919 में गिरफ्तार हुए थे, अप्रैल 1919 में। जनश्रुति, जनश्रुति क्या होती है? जनता से सुना है हमने, हमें नहीं पता हुआ कि नहीं, ऐसा सुना है। जनश्रुति के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान पलवल में ही रहे थे। तो 1 साल जो उन्होंने अज्ञातवास छिप छिप के काटा, कभी वो पलवल चले गए, कभी वो जो थे अपना ये ऊपर पंचकुला की तरफ, तो कहीं कहीं छिपना होता था। उसी दौर में ये पलवल में भी रहे थे पांडव। तभी यहाँ पंचवटी है, 5 वट वृक्ष थे यहाँ पे, जो है ना, इनसे जुड़ी कई चीजें हैं, पांडवों से जुड़ी। ये पंचवटी इसी से जुड़ा स्थल है।
ठीक है, तो गांधी जी की पहली गिरफ्तारी। लास्ट पे आ गए हम, 22वां जिला है हमारा यमुनानगर। नाम में ही छिपा है हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी, जिसके कारण हरियाणा काफी हद तक हरा भरा है। हरियाणा की कोई बहुत ऐसी बड़ी रिवर नहीं है, गंगा की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा की मिट्टी उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि एक तरफ घग्गर की नहरों से सिंचाई हो जाती है, जो ये है ना अपना पंजाब वाला कौन सा है ये, भाखड़ा नांगल, इसकी जो उप शाखाएं अपने तक पहुंचती हैं वो पूरा एरिया कवर कर लेती हैं, और एक तरफ फिर ये पश्चिमी यमुना नहर वाला इलाका है। तो इस तरह से हम सेफ हैंड हैं। ठीक है, यमुनानगर, जब भी पेपर में यमुनानगर आए तो कुछ पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आए। पहली चीज तो ये कि इसका नाम ये है क्योंकि यहाँ पे यमुना नदी की एंट्री है। हरियाणा में जो यमुना एंटर करती है वो यमुनानगर से करती है, इसलिए इसका पहले नाम जमुना नगर था। हमारे बड़े बूढ़े जमुना कहते हैं ना, जमुना, तो जमुना नगर था। उससे भी पहले इसका नाम मुस्लिम एक कम्युनिटी के नाम पर अब्दुल्लापुर रखा गया था, अब्दुल्ला। तो इसका पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर बाद में क्या बना? जमुना नगर, और फिर चेंज करते करते थोड़ा कर दिया यमुना नगर। ठीक है, जगाधरी यहाँ पड़ेगा, और आपका बिलासपुर यहाँ पड़ेगा, और आपका छछरौली यहाँ पड़ेगा। छछरौली एक ऐसा स्थान है हरियाणा में जहाँ बारिश बाकी हरियाणा के मुकाबले ज्यादा होती है, इसलिए छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली कहाँ पड़ेगा? यमुनानगर में। यमुनानगर में ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल। जब हम पाकिस्तान और हम लोग इकट्ठे थे ना, तब हमारे यहाँ गन्ने का बहुत बड़ा कामकाज था, और लाहौर में ढेरों मिलें थी जहाँ पे गन्ने से चीनी बनाई जाती थी। तो सरस्वती शुगर मिल कोई एक मिल नहीं थी, इससे बहुत सारी मिलों का पूरा एक जाल फैला हुआ था। जब हम और पाकिस्तान अलग हुए तो लाहौर में वो बहुत सारी मिलें चली गई, इलाका चला गया, बहुत सारा इलाका हमारे पास रह गया। तो उसी में जो सरस्वती शुगर मिल थी यमुनानगर वाली, इसको एक इसने रिकॉर्ड कायम किया, और इनको साल की सबसे ज्यादा गन्ना पिराई की क्षमता का अवार्ड इनको मिला था, सरस्वती शुगर मिल को। तो बहुत बड़ा कामकाज था यहाँ पर शुगर मिल का। इसके अलावा यमुनानगर में स्टार्च का बहुत बड़ा काम है, यहाँ डिस्टिलरी शराब का बहुत बड़ा कामकाज है। तो अगर कहें तो उद्योगों की बात करें तो यमुनानगर में काफी सारे उद्योग धंधे हैं, और लगातार ये डेवलप करते चले गए। कागज का बहुत बड़ा कामकाज है यहाँ, और लकड़ी का, टिम्बर का तो बहुत ही बड़ा कामकाज है। इनफैक्ट सबसे बड़ा अगर कहें टिम्बर मार्केट के रूप में जो डेवलप हुआ था वो यही तो था, अपना यमुनानगर। इस यमुनानगर में जगाधरी जो लिखा है ना, यहाँ रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर जगाधरी में जो अपनी ये फास्टेस्ट ट्रेन चलती थी ना पहले, शताब्दी जो ट्रेन्स थी, इनको ठीक करने के लिए कोई अगर खराबी आ जाए तो वर्क स्टेशन था या वर्कशॉप कह लीजिए, यहीं पर थी। यानी दिल्ली में ठीक नहीं होती थी शताब्दी ठीक होने के लिए यमुनानगर लाई जाती थी जगाधरी में। तो हमारे यमुनानगर की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ टिम्बर बहुत बड़ा, टिम्बर मतलब लकड़ी का, प्लाईवुड का बहुत बड़ा कामकाज था। यहाँ कागज का बहुत बड़ा कामकाज था, लकड़ी से तो कागज बनता है, तो कागज की बहुत बड़ी मिलें थी यहाँ पर, इसलिए इसके बहुत सारे इस तरह के उपनाम भी दिए गए। मछियारों का स्वर्ग भी आपका यही इलाका है, क्योंकि नदी बहती है यहाँ पर। यहीं पे जाके यमुनानगर में ही जो आपका ये हथनी कुंड बैराज है ना, जिसको ताजे वाला कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, अब इसमें यमुना के 2 हिस्से बढ़ जाते हैं। एक हिस्सा आपके हरियाणा की तरफ आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये यमुना यहाँ एंटर करती है, ये मान लीजिए यमुना नदी है, तो यहाँ आई है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे एक बैराज बनाया गया है, मैंने देखा है, बहुत अच्छी जगह है, कभी जाओ तो, कुछ टिकट नहीं है, फ्री की है। यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो पानी का बंटवारा कर दिया, एक पानी इस तरफ निकल गया बड़ी मात्रा में, जिसको आप कहते हैं पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, वेस्टर्न यमुना कैनाल या लिंक भी कह देते हैं। इसी तरह जो इधर आ गई, इसको आपने नाम दे दिया पूर्वी यमुना नहर, ये यूपी की तरफ चली गई। ये जितनी नहरें आप देखते हैं ना जीटी रोड के इधर इधर वाली, ये सारी पश्चिमी यमुना नहर के ही उप शाखाएं हैं, और इन्हीं के कारण आपका ये जो सोनीपत से आगे की पूरी बेल्ट है, ये जो पानी ले रही है ना, ये इसी पश्चिमी यमुना नहर के कारण। और जो ककरोई में आपका एक सूक्ष्म प्लांट लगाया गया था बिजली बनाने के लिए, वो इस पश्चिमी यमुना नहर पर ही तो लगाया गया था, इसी की शाखा पर। ठीक है, तो ये सब चीजें यमुनानगर से जोड़ के याद कर लेना। चलो अब पढ़ते हैं इसको। क्या कहते हैं यमुनानगर में कब बना? 1 नवंबर 1989, जब कृपा हुई थी, KRPY, तब बना था। इसका एरिया भी ठीक ठाक है, मुख्यालय सेम है, तहसीलों में जगाधरी
जगाधरी पुराने यमुनानगर का मेन इलाका जगाधरी के पास ही था। छछरौली मैंने बताया बारिश ज्यादा है क्योंकि आसपास घने पेड़ हैं, जंगल टाइप हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं हरियाणा का चेरापूंजी। बिलासपुर है, रादौर है, खिजराबाद है। बिलासपुर, छछरौली, जगाधरी, खिजराबाद, रादौर, सढौरा ये SC रिजर्व्ड सीट है MLA की। मुस्तफाबाद, आबादी भी इनकी अच्छी है, 12 लाख प्लस है। लिंगानुपात लगभग एवरेज वाले 879 जैसा। साक्षरता भी इनकी एवरेज 75 जैसी ही है। जनघनत्व इनका भी ठीक ठाक है, 687 तो अच्छा ही है। इसके पर्यटन स्थल देखो, पंचमुखी हनुमान मंदिर, भगवान हनुमान का जो भाई भगवान राम के सबसे बड़े भक्त है हनुमान। हनुमान का एक मुख हमने देखा, लेकिन कहते हैं एक किसान कोई अपने खेत में हल चला रहा था, तो जब वो हल चला रहा था ना, पुराने टाइम में वो जो लकड़ी वाले हल थे, तो उसको फील हुआ कि मिट्टी में कुछ दबा हुआ है। तो उसने जब वो मिट्टी को हटा के देखा तो बहुत बड़ी मूर्ति निकली। 350 साल पुरानी वो मूर्ति उसके खेत में दबी पड़ी थी। तो जैसे खबर आग की तरह फैल गई, फिर उस मूर्ति को वहां से ले जाया गया और पंचमुखी हनुमान मंदिर में वही मूर्ति रखी हुई है जो कभी एक किसान को अपने खेत में हल चलाते हुए मिली थी। ये है पंचमुखी हनुमान मंदिर की मूर्ति। ठीक है। छछरौली एक चिट्टा मंदिर है, गोरा चिट्टा हम शब्द कहते हैं। चिट्टा मतलब सफेद, सफेद को बोलते हैं ना गोरा चिट्टा। भगवान हनुमान की सफेद रंग की मूर्ति। हनुमान को आपने हमेशा केसरिया रंग में देखा है, हमने सफेद हनुमान नहीं देखा, लेकिन हनुमान का एक रूप सफेद भी है। और कहते हैं जब पांडवों का और कौरवों का युद्ध छिड़ा हुआ था तो कपि ध्वजा, अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा लगा हुआ था ना, आपने देखा मूवीज वगैरह में, पुरानी लड़ाइयों में हर राजा के ऊपर एक झंडा लगता था, उस झंडे के ऊपर सफेद रंग के हनुमान बैठे हुए थे अर्जुन के साथ। कृष्ण भगवान उनके सारथी थे, तो उनके जो रथ के ऊपर झंडा था उस पे खुद स्वयं अपने आप विराजमान थे भगवान हनुमान, लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहे थे क्योंकि वो सफेद रंग के थे। यही चिट्टा मंदिर है, सफेद हनुमान की मूर्ति है यहाँ पर। वैसे हनुमान की मूर्ति केसरिया होती है। तो अगर इसी से जुड़ा हुआ एक बार क्वेश्चन आ गया था, कपि ध्वजा, कपि मतलब क्या होता है? बंदर। कपि मतलब बंदर ना, ध्वजा मतलब ध्वज, तो झंडा। कपि ध्वजा कौन कहलाते हैं? जिसके ध्वज पे कपि विराजमान थे। कौन थे वो? अर्जुन। अर्जुन है कपि ध्वजा, क्योंकि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर, उनके झंडे पर खुद भगवान हनुमान विराजमान थे, सफेद रंग के हनुमान थे। तो चिट्टा मंदिर उससे याद कर लेना। पंचमुखी हनुमान मंदिर तो 350 साल पहले वाली मूर्ति एक खेत में मिली, और चिट्टा मंदिर सफेद रंग के हनुमान जी किसके इस पे बैठे हुए थे? झंडे पे, जिसको श्री कृष्ण चला रहे थे, यानी अर्जुन के रथ पे। तो अर्जुन क्या कहलाए? कपि ध्वजा। श्री कालेश्वर महादेव मठ। मठ आप जानते हैं 12 मठ हैं भारत में, जिनमें से एक तमिलनाडु का फेमस है रामेश्वरम मठ, और एक आपके हरियाणा के कलेसर में जो स्थित है। कलेसर जंगल टाइप है पूरा, यहाँ है कलेसर महादेव मठ। तो कालेश्वर महादेव मठ बिल्कुल ऑन रोड है, देखा है ये भी मैंने। कोई बहुत ऐसा बड़ी जगह नहीं है, लेकिन फेमस है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है। यमुनानगर में है। गुरुद्वारा पौंटा साहिब पड़ता है यहाँ, पौंटा साहिब यमुनानगर में। हथनी कुंड है, बैराज है। बैराज होता है, बांध तो बड़ा होता है, बैराज होता है जब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो तो वहां पानी के डिवीजन के लिए बैराज बना दिया जाता है। ये सब पड़ेगा आपके यमुनानगर में। यहाँ आदि बद्री है, बहुत इंपॉर्टेंट। आदि मतलब पुराने, बहुत पुरानी जगह है आदि बद्री, जहां से ऐतिहासिक सरस्वती नदी निकलती थी। तो हमारी ये मान्यता है कि आदि बद्री का संबंध सरस्वती से है, और सरस्वती वैदिक काल की नदीतमा है। नदियों में सबसे उत्तम नदी थी सरस्वती, अब नहीं बहती, लेकिन आदि बद्री से जब भी पूछे आदि मतलब पुरानी नदी, तो सरस्वती को याद कर लेना। नर नारायण गुफा है यहाँ, और ताजेवाला, जिसको बहुत लोग बांध के रूप में देखते हैं, ताजेवाला बांध, ये कॉम्प्लेक्स है। ताजेवाला एक जगह का नाम है, ताजेवाला मतलब पानी नहीं, ताजेवाला का मतलब एक जगह का नाम, भाई ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, वहीं से वो नहर अलग अलग हिस्सों में जाएगी। यमुनानगर के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी, उसी के कारण इसका नाम यमुनानगर है। इसका प्राचीन नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। यहाँ टिम्बर मार्केट है बहुत बड़ी, ये काम का पॉइंट है। नेक्स्ट देखें, यमुनानगर में स्थित है सरस्वती शुगर मिल। मैंने बताया आपको ये लाहौर में थी बहुत बड़े लेवल पर। सरस्वती शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल थी। एक टाइम था जब इसने रिकॉर्ड बनाया था, पता नहीं कितने हजार टन गन्ना पिराई करके इसने और शक्कर चीनी वगैरह बनाई थी, तो रिकॉर्ड बना था। तो कहाँ है ये सरस्वती शुगर मिल? यमुनानगर में है। ठीक है। कालेसर,
कालेसर आपका नेशनल पार्क भी है और कालेसर आपका वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। डिटेल में पढ़ेंगे जब नेशनल पार्क का टॉपिक आएगा। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क यमुनानगर में स्थित है। और कभी अगर आपको जाने का मौका मिले यमुनानगर, तो यमुनानगर में जो छछरौली से आगे रोड निकलता है उत्तराखंड की तरफ, वहीं आप जहां जंगल स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आप समझ जाना कि कालेसर नेशनल पार्क स्टार्ट हो गया। उसी के बिल्कुल अपोजिट साइड में कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल लश ग्रीन इलाका, और लगता भी नहीं है कि हरियाणा है, ऐसा लगता है कहीं पहाड़ों में आ गए हैं इस इलाके में जाके। तो ये हमारे, अब तो चंडीगढ़ है ये, तो 22 जिलों की हमारी पूरी मेन बातें हमने पढ़ ली। उम्मीद करती हूँ अब ये थोड़ी थोड़ी तुम्हें समझ में आने लग गई होंगी। ये बेस था, 8-10 दिन से हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इस बेसिक के ऊपर हम चीजों को और डिटेल से पढ़ते जाएंगे। अब हम जानेंगे कि एक एक जिले में क्या क्या खास हुआ। जिले हमने एक एक करके तो पढ़ लिए, लेकिन अब जैसे किसी दिन हम पढ़ेंगे कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ, तो गठन से जुड़ी सारी बातें पढ़ लेंगे। फिर हरियाणा का उदय कैसे हुआ, फिर उसमें पढ़ेंगे भाई वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से हैं, नेशनल पार्क कौन से हैं, यहाँ खेती किस किस तरह की होती है, यहाँ पे मिट्टियां कितने प्रकार की हैं। तो हर चीज को अब आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि ये सब चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रही थी, आज 8 से 10 का बैच आपका नहीं है। कहीं आप फिर परेशान होकर फोन करते रहो रात भर। आज इस क्लास के बाद जो परिमल सर 8 से 10 का बैच लेते थे डेली, वो आज नहीं है। आज परिमल सर कहीं मीटिंग में गए हुए हैं, तो वो बैच आज नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे नोटिफिकेशन में भी डलवा देंगे, लेकिन फिर भी कई लोग जो है वो सोए रहते हैं, वो नोटिफिकेशन चेक नहीं करते। खूब पढ़ते रहो, खुश रहो। हरियाणा के एग्जाम्स बहुत जल्दी आने की उम्मीद है। तुम अगर अखबार पढ़ते हो तो रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंत्री, सीएम खुद भी कई बार बड़े बयान दे चुके हैं। अब आप इसको कुछ भी मान लो, लेकिन इतना जरूर है कि पेपर तो होगा। आने वाले 2-3 महीने के अंदर बड़े स्तर पे पेपर होने की उम्मीद है, और तब हमें मार्क्स नहीं गंवाने, इसीलिए हम चीजों को ध्यान से डिटेल से पढ़ते चल रहे हैं। इन सबको तुम्हें खुद तैयार करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि चीजों को आपके सामने आसान तरीके से प्रेजेंट कर दूं, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन फाइनली याद तुम्हें करना पड़ेगा। गुरुद्वारा पौंटा साहिब पूछेंगे, लाखन माजरा पूछेंगे, तो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे वो, कि पौंटा साहिब है तो यमुनानगर आएगा, लाखन माजरा है तो हमारा रोहतक आएगा। वो पूछेंगे कलांवली कहाँ पर है, कलानौर कहाँ है, रानिया कहाँ है। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा रोहतक में, कौन सा फतेहाबाद में, भाई बूढ़ा गूढ़ा कहाँ पर है, या नाथुसारी चौपटा कहाँ है। बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये सबको करनी पड़ती है अपने हिस्से की मेहनत, कोई किसी के हिस्से की मेहनत नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।